हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 18 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आपको एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से मिल जाएगी। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी एग्जाम इंजन एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं लेकिन उस पर रिव्यू नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको डेली का यह फ्री कंटेंट मिल रहा है तो एक बार गूगल प्ले स्टोर पे जाकर उसके लिए रिव्यू करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस एप्लीकेशन को आपकी जरूरत है और आपको जैसे ये डेटा मिल रहा है उस तरीके से आगे भी बरकरार रहे तो हमें आपके रिव्यू की जरूरत है। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि ये जो तीन राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन तीनों राज्यों के बीच में एक डिस्प्यूट है कौन सी नदी को लेकर। तो दरअसल ये नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी को लेकर इन तीनों राज्यों के बीच में डिस्प्यूट है। तो जिन लोगों को आंसर नहीं पता था, अब से ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर में बीच बीच में ये न्यूज के रूप में बना रहता है। इसके अलावा एक सवाल आपसे और पूछा जा सकता है, यह कौन सी नदी है जिसको लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में डिस्प्यूट है। तब हमारा आंसर होगा कावेरी। कावेरी नदी को लेकर इन दोनों राज्यों के बीच में डिस्प्यूट रहता है। और महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ के सिहावा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। गोदावरी जो है ये त्रियंबकेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। और कावेरी जो है ये ताल कावेरी से निकलती है। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के द्वारा 125 फीट ऊंचा ब्रोंज स्टैचू बी आर अम्बेडकर का कौन से शहर में इनॉग्रेट किया गया है। तो इस बार 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने इस स्टैचू का उद्घाटन तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में किया है। और इसी के साथ ये अपने आप में रिकॉर्ड है कि पूरे भारत में सबसे ऊंचा बी आर अम्बेडकर का स्टैचू कहां पर है। तो ये यही है। इस स्टैचू को बनाने में 146 करोड़ की लागत आई है। और इस स्टैचू को बनाया गया है मेनली स्टेनलेस स्टील से। इसमें 360 टन स्टेनलेस स्टील लगाई गई है और 114 टन इसमें ब्रोंज लगाया गया है। तो अल्टीमेटली ब्रोंज स्टैचू ही कहा जाएगा। तो ये हैदराबाद में इनॉग्रेट किया गया। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी भारतीय कंपनी है जिसको अभी हाल ही में दुनिया के दूसरे नंबर की स्ट्रॉन्गेस्ट टायर ब्रांड के रूप में डिक्लेयर किया गया है। और ये एक रिपोर्ट के तहत किया गया है। इस रिपोर्ट का नाम है मोस्ट वैल्यूएबल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट टायर ब्रांड इन द वर्ल्ड। तो ये है भारतीय कंपनी एमआरएफ। इस लिस्ट में ये बताया गया है कि एमआरएफ भारत की वो टायर कंपनी है जो कि दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे बेहतरीन टायर के रूप में जानी जा रही है इस टाइम पे। नंबर वन पे कौन सी कंपनी रही? तो इसमें टॉप किया है फ्रेंच कंपनी है मिशलिन। क्या नाम है? मिशलिन। ये फ्रेंच कंपनी है और ये भी टायर कंपनी है। मिशलिन के टायर काफी महंगे आते हैं। एक्चुअली एमआरएफ और मिशलिन टायर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बट एमआरएफ के जो टायर है इनकी खास बात ये होती है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट पाए गए हैं, मतलब बहुत ज्यादा सर्वाइवल है इनके अंदर, इनके स्टफ में। लेकिन जो मिशलिन है इनमें सर्वाइवल के साथ साथ कंफर्ट भी है। तो मिशलिन का टायर इस वजह से काफी कॉस्टली भी है और दूसरा एक और कारण है कि इसे इंपोर्ट भी किया जाता है। और एमआरएफ की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर क्या है? ये चेन्नई में बेस्ड कंपनी है। एमआरएफ की स्थापना 1946 में करी गई थी और इस टाइम पे एमआरएफ के चेयरपर्सन है के एम मेमन। क्या नाम है? के एम मेमन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अभी G20 की एग्रीकल्चरल चीफ साइंटिस्ट की 12वीं मीटिंग 17 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक कौन से शहर में आयोजित करी जा रही है? तो इस बार G20 की कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्युएंसी वाराणसी में आयोजित करी जा रही है। और इस मीटिंग के पीछे का मेन उद्देश्य यह है कि किस तरीके से फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन पर ध्यान दिया जाए। इसके अलावा कृषि हम लोग ऐसी करें जो कि ऑर्गेनिक हो पूरे तरीके से। अगर ऑर्गेनिक हम लोग खेती करते हैं तो जाहिर सी बात है जो पशु पक्षी हैं इन सबको भी उसका फायदा मिलता है। मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहती है, मिट्टी बंजर नहीं होती है। इसके अलावा लॉन्ग लास्टिंग खेती के लिए ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ही सबसे बेहतर विकल्प है। अपार्ट फ्रॉम दिस क्लाइमेट पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ये है इसका मेन उद्देश्य। G20 की अध्यक्षता इस साल भारत कर रहा है, ये तो आपको पता ही है। इस साल की सारी मीटिंग भारत में ही अलग अलग शहरों और क्षेत्रों में आयोजित करी जा रही है। G20 की स्थापना 1999 में करी गई थी। G20 की अध्यक्षता 2024 में ब्राजील करेगा। अगले साल ब्राजील करेगा इसकी अध्यक्षता।
अभी हाल ही में विमेंस 20 की, W20 की दूसरी अंतरराष्ट्रीय मीटिंग कहां पर आयोजित करी गई थी? तो ये जयपुर में आयोजित करी गई है, राजस्थान के जयपुर में। 13 से लेकर 14 अप्रैल तक ये चली थी। अगला क्वेश्चन है, NHAI जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने अभी हाल ही में नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व को फास्टैग की फैसिलिटी देने के लिए कौन सी राज्य सरकार के साथ पैक्ट साइन किया है? तो NHAI ने दरअसल दो राज्य सरकारों के साथ पैक्ट साइन किया है, एक तो आंध्र प्रदेश और दूसरा तेलंगाना। अब उसका कारण ये है कि जो नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है, ये इन दोनों राज्यों में बसा हुआ है। ये जो टाइगर रिजर्व है, ये 5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। तो ये एक तरीके से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बॉर्डर लगता है, ठीक है। और इस 5 किलोमीटर, माफी चाहता हूँ, 5 किलोमीटर नहीं, 5 डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट है, इनमें से कुछ तेलंगाना में आते हैं और कुछ आंध्र प्रदेश में आते हैं। इस वजह से दोनों राज्य सरकारों के साथ ये पैक्ट NHAI ने साइन किया है। अब देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या है। मेन उद्देश्य ये है कि अब से अलग से टोल ड्यूटी नहीं देनी होगी। सीधे सीधे अगर आपको इस टाइगर रिजर्व में जाना है, जिसका नाम है नागार्जुन साइगर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, तो यहां पर भी आपको फास्टैग फैसिलिटी से ही पेमेंट करनी होगी। इससे क्या होगा कि बीच में जो कि टोल का पैसा इधर उधर जाने के चांसेस बन भी जाते हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। केंद्र सरकार तक पूरा टैक्स पहुंचेगा। NHAI की स्थापना 1988 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इस टाइम पे चेयरपर्सन है संतोष कुमार यादव, SK यादव इसके चेयरपर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस इनिशिएटिव को पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा लॉन्च किया गया है। रूपाला जी इस टाइम पे यूनियन मिनिस्टर है फिशरीज, एनिमल एंड हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के। अब देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या है। मेन उद्देश्य ये है कि सरकार ये कह रही है अब कि आने वाले टाइम में पशु महामारी की पहले से ही हमें तैयारी करनी होगी। जैसे कि आपने देखा था कि अभी कुछ टाइम पहले लंपी डिसीज आ गई थी। अब लंपी डिसीज की वजह से पूरे भारत भर में लाखों गाय और बकरियां जिनकी मृत्यु हो गई अचानक से, और कोई कुछ नहीं कर पाया उस केस में। तो यही हमारे साथ कोविड में हुआ था। कोविड में कई लोगों की जान गई क्योंकि हम पहले से तैयारी नहीं रख रहे थे महामारी के लिए। तो अब तो हम कोविड के लिए तैयार रही हैं, लेकिन जानवरों के लिए भी ये पहली बार पहल करी जा रही है कि हमें उनके लिए भी वैक्सीनेशन की सुविधा पहले से ही रखनी होगी। तो ये अपने आप में काफी बेहतरीन इनिशिएटिव है। आगे आने वाले टाइम में पशुओं की भी हिफाजत करने में सरकार कामयाब रहेगी, अगर इसको पूरे तरीके से ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट कर लिया गया तो। और पुरुषोत्तम रूपाला जो हैं, इनके द्वारा वर्ल्ड बैंक फंडेड एनिमल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम भी लॉन्च किया गया है। ये जो एनिमल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम है, इसके अंतर्गत भारत सरकार की तरफ से एक फंड क्रिएट किया जाएगा और इस फंड के लिए डायरेक्ट इनिशिएटिव वर्ल्ड बैंक की तरफ से मिल रहा है। इस पैसे का सीधे सीधे यूज किया जाएगा जानवरों की हेल्थ को सुधारने में, और कभी भी अगर पैंडेमिक आता है तो उससे पहले वैक्सीनेशन हम लोग बनाकर तैयार रखें उसके लिए भी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में BR अम्बेडकर की बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में, मतलब अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में, दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। किसके द्वारा इसको हरी झंडी दिखाई गई? डॉक्टर जी किशन रेड्डी के द्वारा। और जी किशन रेड्डी जो है, ये इस टाइम पे कौन सा मंत्रालय संभाल रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं? ये इस टाइम पे टूरिज्म मिनिस्टर है, ठीक है, पर्यटन मंत्रालय संभाल रहे हैं। तो अब देखिए ये जो भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है, ये उन स्थानों पर घुमाएगी जो कि BR अम्बेडकर से जुड़े हुए हैं। जैसे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, BR अम्बेडकर का, इनका जन्म महाओ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। क्या आपको महाओ ले जाएगी, नई दिल्ली ले जाएगी, नई दिल्ली से तो चली रही है, नागपुर ले जाएगी, ठीक है, जहां से इलेक्शन लड़े थे। इसके अलावा वाराणसी और दूसरी कई सारी बुद्धिस्ट साइट जिनका बौद्ध धर्म से लेना देना है, जैसे कि राजगीर हो गया और गया हो गया, सारनाथ हो गया और नालंदा हो गया। इन सभी स्थानों पर ये ट्रेन घुमाएगी और इन सभी स्थानों पर जाने के लिए ये ट्रेन पूरे 8 दिन की यात्रा करेगी। मतलब 8 दिन की ये पूरी जर्नी आप इन सभी जगहों को घूम के कवर कर सकते हो। तो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत जो भारत सरकार का इनिशिएटिव है, उसी के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसाम राज्य ने अभी हाल ही में
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा दिया है। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इस तरीके से बनाया गया कि आसाम के अंदर एक सिंगल वेन्यू में लार्जेस्ट बिहू परफॉर्मेंस करी गई है। मतलब एक पर्टिकुलर जगह पर सबसे ज्यादा लोगों ने, मतलब भारी से भारी तादाद में लोगों ने बिहू डांस परफॉर्म किया है। और आपको पता है ये गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड क्यों बना है? क्योंकि आसाम में एक स्टेडियम है जिसका नाम है सुर सजाए स्टेडियम। क्या नाम है? सुर सजाए स्टेडियम। और इस स्टेडियम में 11,304 लोगों ने फोक डांस किया है बिहू। और साथ में इतना ही नहीं, 2500 ड्रमर्स भी थे। ड्रमर्स मतलब वो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, ड्रम बजाने वाले। तो अभी तक चाइना का रिकॉर्ड था 2015 में, चाइना के एक इसी तरीके के इवेंट में उस टाइम पर 7700 लोगों ने हिस्सा लिया था। लेकिन उसको पीछे छोड़ते हुए अब भारत ने ये रिकॉर्ड दर्ज कराया, और भारत में भी आसाम राज्य ने। सवाल यह है कि आसाम के गवर्नर कौन है इस टाइम पे? इस टाइम पे गवर्नर है गुलाब चंद्र कटारी। कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। और सेकंड थिंग, आसाम अभी कुछ टाइम पहले और न्यूज में था, उसका कारण क्या है? आसाम में हिमांता बिस्व शर्मा के द्वारा एक नई योजना चलाई गई थी, जिसके तहत वहां पर महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने अभी हाल ही में बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया है। और ये जो बूजी ब्रिज है, ये 132 किलोमीटर का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है टीका बूजी नोवा सोफाला रोड प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बूजी ब्रिज का उद्घाटन इन्होंने किया है। और ये ब्रिज कहां पर है? तो ये है मोजाम्बिक में। मोजाम्बिक में ऑफिशियल विजिट पर डॉक्टर एस जयशंकर है, उन्हीं के द्वारा यहां पर इसका उद्घाटन किया गया है। और मोजाम्बिक की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं मापुतो। और मोजाम्बिक में राष्ट्रपति कौन है? इनका नाम है फिलिप न्यूसी। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, फिलिप न्यूसी। ये एक अफ्रीकन कंट्री है। मालदीव्स की कैपिटल है माले, भूटान की कैपिटल थिम्पू, और मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस। क्या बोलते हैं? पोर्ट लुइस। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी कंपनी है जो कि पहली ऐसी भारतीय कंपनी बन गई है जिसके शेयर होल्डर्स की तादाद 50 लाख हो गई है? मतलब आज तक किसी भी भारतीय कंपनी में शेयर होल्डर्स 50 लाख की तादाद तक नहीं पहुंचे। तो ये है यस बैंक। यस बैंक में शेयर होल्डर्स की जनसंख्या 50 लाख हो गई है। मार्च के महीने में जब इसको इवेल्युएट किया गया था तो 50,06,000 थी ये। और इसके बाद अगर सेकंड नंबर में बात करें कि दूसरे नंबर पे भारतीय कंपनियां कौन सी है जिसके सबसे ज्यादा शेयर होल्डर हैं, तो दूसरे नंबर पे इस टाइम पे टाटा पावर। टाटा पावर। लेकिन यस बैंक और टाटा पावर के बीच में काफी अंतर है। टाटा पावर के इस टाइम पे शेयर होल्डर है 38.5 लाख। और तीसरे नंबर पे है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस के कितने हैं शेयर होल्डर? तो इनके हैं 33.5 लाख, 33.5 करीब। ठीक है। यस बैंक की स्थापना साल 2004 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और यस बैंक के सीईओ है प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार। अगला क्वेश्चन है, एक एग्री टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका नाम है फसल। फसल ने अभी हाल ही में कौन से बैंक के साथ पैक्ट साइन किया है? इस बैंक की मदद से ये किसानों तक खेती करने के लिए पूंजी को पहुंचाने का काम करेंगे, तो आसानी से किसानों को लोन फैसिलिटी मिल पाए, जिसके लिए फसल नाम की कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक पैक्ट साइन किया है। तो एसबीआई घटे दरों में किसानों को लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। वैसे भी भारत सरकार का 2023 का जो प्रोजेक्ट है, बजट है, उस बजट के अंतर्गत ये टारगेट है कि जो खेती के लिए जो कैपिटल है उसको 11% तक बढ़ाना है। पूरे भारत में किसानों की खेती के लिए पूंजी को 11% तक बढ़ाना है और इसे 20 लाख करोड़ तक ले जाना है। तो ये इसी तरीके से पॉसिबल हो पाएगा। भारत के बड़े बैंक आगे आए और इसकी जिम्मेवारी लें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई। और अभी कुछ टाइम पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक नए एमडी अपॉइंट किए गए हैं, आलोक चौधरी। और एसबीआई के चेयरपर्सन कौन है? दिनेश कुमार खारा। एचडीएफसी बैंक की अगर बात करें, इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। यूको बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता है। एक्सिस बैंक का भी मुंबई है। एक्सिस बैंक 1993, यूको बैंक 1943 और एचडीएफसी बैंक 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इस बार 2023 आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी ये बन गए हैं कागिसो रबादा। और रबाडा साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी हैं बेसिकली। और इन्होंने आईपीएल में 100 विकेट झटके हैं
केवल 64 मैचेस में, 64 मैचेस में 100 विकेट लिए हैं। और इन्होंने किसको पीछे छोड़ दिया है? इन्होंने लसित मलिंगा को पीछे छोड़ दिया। अभी तक मलिंगा का रिकॉर्ड था, उन्होंने 70 मैचेस में 100 विकेट लिए थे, तो इनको काफी पीछे छोड़ दिया है। तो अब मलिंगा आ गए हैं दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे भुवनेश्वर कुमार है, जिन्होंने 81 मैचेस में 100 विकेट लिए हैं। चौथे नंबर पे ज्वाइंटली 3 लोग हैं, एक तो आशीष नेहरा है, दूसरे अफगानिस्तान के खिलाड़ी राशिद खान है, और तीसरे हैं अमित मिश्रा। इन तीनों ने 83 मैचेस में 100 विकेट लिए हैं। और पांचवें नंबर पे यजवेंद्र चहल है, चहल ने 84 मैचेस में 100 विकेट लिए हुए हैं। और इस बार अगर बात करी जाए कि टाटा का ऑफिशियल पार्टनर, आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर कौन सा है, तो ये है टाटा। टाटा इस बार ऑफिशियल पार्टनर है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वॉइस डे कौन से दिन मनाया गया? तो वॉइस डे 16 अप्रैल को मनाया गया, 16 अप्रैल। वर्ल्ड आर्ट डे कौन से दिन मनाया गया? तो विश्व कला दिवस हर साल मनाया जाता है 15 अप्रैल को। और इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड आर्ट डे की थीम पहले भी पूछी जा चुकी है बैंक और डिफेंस के एग्जाम में। आर्ट इज गुड फॉर द हेल्थ, ये इसकी मेन थीम है। और आर्ट दिवस इसलिए मनाया जाता है कि दुनिया भर में हर एक देश की अपनी एक कला है, हर एक देश की अपनी एक संस्कृति है, तो उसे बनाए रखने के लिए हमें कहीं ना कहीं नए प्रोग्राम्स और मुहिम चलाती रहनी चाहिए। अब मेरा आज का क्वेश्चन आपसे कंप्यूटर का है। आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि एमएस ऑफिस में जो वर्ल्ड आर्ट का ऑप्शन आता है, ये इनमें से कौन से ऑप्शन के अंतर्गत होता है? रिव्यू, डिजाइन, एनिमेशन या फिर इंसर्ट? आप मुझसे जुड़ सकते हैं एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है और पसंद है, तो आप आगे आने वाले 2023 के किसी भी एग्जाम के लिए जीएस जीके का मेरा फाउंडेशन बैच, जो कि पहली बार मैंने वीओडी और लाइव क्लासेस फॉर्म में दोनों में लॉन्च किया है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल न्यू बैच है, जिसमें आपका बिल्कुल भी टाइम ना खराब हो। इस वजह से सारी जितनी भी थ्योरी क्लास है वो मैंने वीओडी फॉर्मेट में ऑलरेडी दे रखी हैं। मतलब जैसे ही आप ये बैच लेंगे, आपको एक साथ सारी क्लास मिल जाएगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स की। इतना ही नहीं, इसमें साइंस की सारी क्लासेस लाइव हो रही हैं, और मैं आपको प्रैक्टिस क्लासेस अलग से इसमें करा रहा हूं, जो कि लाइव। तो ये बहुत ही अलग तरीके का बैच है, स्पेशली अगर आप 2023 का सीजीएल देने जा रहे हैं या फिर कोई भी एग्जाम इसके अलावा। और आप मंथली करंट अफेयर की मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो पूरे 1 साल का। इसके अलावा एमटीएस अगर आप देने जा रहे हैं, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है, आप कंप्लीट बैच या फिर सिर्फ जीएस जीके का ले सकते हो। पॉलिटी और हिस्ट्री का रिकॉर्डेड बैच भी अलग से अवेलेबल है। और टेस्ट सीरीज आपके लिए मैं स्पेशली टेस्ट बुक के साथ लॉन्च कर चुका हूं, जिसमें आपको 1840 ऑनलाइन टेस्ट मिल रहे हैं सिर्फ इतने प्राइस में, जिसमें से 52 मैंने फ्री भी कर रखे हैं। आप फ्री भी टेस्ट जाकर देख सकते हो। अगर आपको वैल्यूएबल लगते हैं तो डेफिनेटली आप इसे लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जुलाई में होने वाला जो सीजीएल है, उसके लिए मॉक टेस्ट देना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।